मैं चाहता हूं मेरे 50 लोग जब 9 घंटे जिस जगह पे रोज आते हैं ना, वो जगह बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं दूसरों को एक्सप्लॉइट करूं और खुद के लिए बहुत पैसा कमाऊं, उसका मैं क्या करूं? किसी वीसी के लिए मैं काम करने नहीं बैठा हूं। जब 2 साल पहले मैंने जी बिजनेस सीएनबीसी शुरू किया ना, वहां जाना, तो मुझे रियलाइज हुआ मेरी तो जिंदगी ही झूठ है। तो मैं वो मिडिल क्लास एस्पिरेशन समझता हूं और मैं भी वहीं से आता हूं। मिड कैप और स्मॉल कैप में बबल है, 6 महीने में गिरेंगे या साल भर में गिरेंगे, लेकिन ये स्टॉक्स गिरेंगे। शादी होगी? नहीं। प्लान है? हाँ जी। कोई देखी हुई है? हाँ जी। घर वालों को भी पता है क्या? हाँ जी। कंपनी में भी है क्या? हाँ जी। तो सबको पता लग गया YouTube का रेवेन्यू कितना निकाल लेना। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज है हमारे साथ में प्रांजल भाई फिर से, इस बार फाउंडर अनफिल्टर्ड में है और बहुत कुछ पूछूंगा उनसे और बहुत सारी पोले बोलूंगा। बहुत सारी मुझे ऑफ कैमरा बताई है उन्होंने, मैं कहा नहीं कैमरे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं इस वाले सेगमेंट के लिए बड़ा डरा हुआ हूँ इस वीडियो के लिए, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि रोस्ट करने वाले हैं और मैं ज्यादा रोस्ट हुआ नहीं हूँ। मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा आपके बिजनेस के बारे में। सबसे पहले तो मैं एक यूट्यूब चैनल से मैंने शुरू किया था, प्रांजल कामरा नाम से ही। तो वहाँ मैं फाइनेंस इन्वेस्टिंग को आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद मेरा Finology.in नाम का एक स्टार्टअप है, हमारी 50 मेंबर की टीम है और हम लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं इन्वेस्टमेंट को आसान करने के लिए। तो हर वो इशू जो एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर फेस करता है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आज हमारे 4 प्रोडक्ट्स हैं जिसको लाखों लोग यूज़ कर रहे हैं। तो और उसके अलावा मैंने 2 किताबें लिखी हैं। तो एज एन ऑथर भी मुझे बुक्स लिखना बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ टाइम की लिमिट नहीं होती। मैं चाहूँ तो 200 पन्ने लिखूँ, चाहूँ तो 400 पन्ने लिखूँ। तो ये 3 काम मैं मोस्टली कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से बताओगे आप कि आपकी क्या बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है? मेरा स्कूलिंग में, मेरा बर्थ रायपुर, स्कूलिंग पूरी रायपुर, सब कुछ रायपुर में हुआ। और उसके बाद मेरा था कि मैं पढ़ाई में ना हमेशा, मतलब जितना बुरा हो सकते हैं उतना बुरा था मैं। और मेरा घर वाले बड़े एकेडमिक्स, मेरे परदादा जी तब रायपुर का इकलौता गवर्नमेंट स्कूल था अंग्रेजों के ज़माने में, उसके प्रिंसिपल थे। मेरे दादाजी रायपुर के इकलौते साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। मम्मी मेरी अभी एक प्राइवेट कॉलेज की प्रिंसिपल थी। तो सब पीएचडी वाले, बड़े एकेडमिक वाले। तो इनका ना सर्कल भी बड़ा एकेडमिक होता है। उनमें मैं आता था, संस्कृत में फेल, मैथ्स में ग्रेस। तो बड़ा ही उनको डिसअपॉइंटमेंट होता था। और उन्होंने सोचा कि इसका तो कुछ नहीं होने वाला। मैं ना बोलने में थोड़ा बहुत बोल लेता था। मैं रायपुर के लेवल पे मैं डिबेट वगैरह जीत लेता था, स्टेज में मेरे को बात करने का शौक था। तो मेरे घर वालों को लगा ये वकील अच्छा बनेगा, क्योंकि मेरे घर में कोई वकील था नहीं। उनको लगता था जो सनी देओल जैसे तारीख पे तारीख करे वो अच्छा वकील, और ये करता है। तो उन्होंने मुझे बोला लॉ कर ले। तो मैंने फिर क्लैट का एग्जाम दिया और एनएलयू में मेरा सिलेक्शन हो गया रायपुर में। 5 साल अब मुझे वहां बिताने थे। पहला डे ओरिएंटेशन का, और मुझे समझ में आया अरे लॉयर का काम बोलना नहीं है, वो तो बहुत ज़रा सा काम है। 95% काम है बैकएंड पे बैठ के रिसर्च करना रात को 1:30 बजे। मेरा कॉलेज के पहले दिन डिसाइड हो गया मुझे ये नहीं करना। अब पापा से मैंने कहा तो वो बोले ठीक है, तेरा एडमिशन हो गया है, तू करते रहे, जब तेरे को कुछ और पसंद आ जाएगा तो इसको छोड़ देना। उनको भी पता था कि मेरे को कभी कुछ पसंद नहीं आएगा तो मेरा लॉ हो जाएगा। तो अब जिसका पढ़ाई में कुछ मन नहीं लगता, उसका बाकी हर चीज में मन लगता है। तो फिर सेकेंड ईयर में अन्ना आंदोलन तब चल रहा था दिल्ली में, तो बड़े जोर शोर से। तो छत्तीसगढ़ में उसको मैं लीड कर रहा था। अच्छा। मैंने अपना सेकेंड ईयर कुर्बान कर दिया था देश के नाम, क्योंकि मुझे था कि जल लोकपाल बिल लाना ही है। दादाजी ने मेरे आज़ादी की लड़ाई में, वो टीनेजर थे बट काफ़ी भाग लिया था। पापा ने इमरजेंसी के समय भाग लिया था। तो अब ये मेरा मौका है कि मैं देश के लिए कुछ करूं। तो मैंने कॉलेज नहीं गया, मैं सेकेंड ईयर, और मेरा एग्ज़ाम था सेकेंड ईयर का। आज मेरा पहला पेपर है और तभी मैं 18 साल का हुआ था। और अगले दिन से था जेल भरो आंदोलन। ऊपर से निर्देश आया था कि अच्छे से करना है। मैंने सोचा अब कल से तो जेल जाना है, तो आज का एग्जाम भी छोड़ते हैं, लोगों को गैदर करते हैं, कल से जेल जाएंगे। बढ़िया फॉर्म वॉर्म में भर रहा हूं, हमको दिल्ली से फोन आता है आंदोलन स्थगित, अभी नहीं हो रहा, 4 महीने बाद फिर से करेंगे। और वो मेरे लिए वो मोमेंट था कि मैं इमेजिन करता हूं जब गांधी जी ने एकदम से क्विट इंडिया मूवमेंट बंद कर दिया होगा, कि एकदम से, मुझे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, सॉरी, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये था कि आप अपने विदेशी कपड़े जला दो, आप अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दो, तो देश आजाद होगा। तो उसमें हमने वो भगत सिंह की फिल्मों वगैरह में देखा है कि लोग सब कुछ अपना जला देते हैं, विदेशी सब कुछ जला के जब उनके पास कुछ नहीं बचता तो वो आंदोलन वापस ले लेते हैं। वो लोग तो कहीं के नहीं रहे। मैं वैसा फील किया कि मैंने अपना सेकेंड ईयर कुर्बान कर दिया और आप बोलते हो आंदोलन स्थगित, ऐसे कैसे हो सकता है। तब डिसाइड किया कि कुछ भी करना है
ये सब नहीं करना है। 3rd ईयर में मैं पापा के साथ बैठ के टीवी देख रहा था, तो उस दिन एक जी बिजनेस में प्रोग्राम आ रहा था। अब यूजुअली ना ये जो प्रोग्राम है बड़े बोरिंग होते हैं। एक वो अच्छा था कॉलर वाला प्रोग्राम, उसमें ना वो डॉन के गेटअप में थे, लोग उनसे फोन करके शेयर्स पूछते थे, और मेरे को शेयर्स में इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को इंटरेस्ट इस बात में आया कि अगर कोई उनसे बोले कि मैं रायपुर से हूं और मैंने ये शेयर लिया है, वो शहर के बारे में भी सब कुछ जानते थे। एक ही आदमी जो कॉल का आंसर दे रहा है और बोलता था कि रायपुर, मैं वहां समता कॉलोनी में आया हूं, वहां मैंने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया है। तो एज अ छोटे शहर का बंदा ना ये कनेक्ट होता है कि मेरे शहर का नाम लिया, कभी नाम आता नहीं है। इनफैक्ट आपको बताऊं, मैं रायपुर और दुर्ग में, भिलाई में अनुराग बासु की फिल्में खूब चलती हैं, क्योंकि ना हर बार वो अपनी मूवी में एक बार मेंशन जरूर करते हैं। जैसे बर्फी के ओपनिंग सीन में रेडियो में रायपुर से करके कुछ बज रहा है, तो हम उनकी फिल्में बड़े देखते हैं, तो कनेक्ट हो गया, ये दिल को छू गया कि टीवी वाला रायपुर को जानता है। तो मेरे को वो पसंद आने लगे। और मैं स्टॉक से इंप्रेस नहीं हुआ, मैं इंप्रेस इस बात से हुआ, इनको हर शहर पता है और इनको 4,500 कंपनियां हैं। कोई बंदा कोई भी कंपनी के बारे में पूछ सकता है, लाइव प्रोग्राम है, ये आंसर कर देते हैं। तो मेरे को तो ये अच्छा लगता था कि 4,500 कंपनियों के बारे में ये जानते हैं। मेरे को इतनी नॉलेज चाहिए, अगर मैं 4,500 कंपनियों के बारे में सब कुछ जान गया, उससे मैं कुछ ना कुछ वैसे ही कर लूंगा। जब 2 साल पहले मैंने जी बिजनेस CNBC शुरू किया ना, वहां जाना, लाइव प्रोग्राम वैसे ही कॉलर वाले, तो मुझे रियलाइज हुआ मेरी तो जिंदगी ही झूठ है। वो लाइव प्रोग्राम में कॉलर तो लाइव होता है, उसके सवाल 1 हफ्ते पहले ईमेल पे आ जाते हैं, तो आप तैयारी कर सकते हो 1 हफ्ते उन सवालों की। तो शायद, मुझे नहीं पता, पर वो भी तैयारी करके आते होंगे। तो मेरे को बड़ा धक्का लगा कि मैं तो गलत कारण से स्टॉक मार्केट में आ गया, इससे इंप्रेस हो क्या आया था। वो तो झूठ है। तो मैंने 3 साल फिर सिर्फ स्टॉक मार्केट की पढ़ाई की कि मेरे को तो इनके जैसा बनना ही है। और कॉलेज छोड़ दिया था? नहीं, कॉलेज में था मैं, लेकिन मैंने ऐसा छोड़ा था कॉलेज कि 5 साल का लॉ स्कूल मैंने 6 साल में कंप्लीट किया। 1 साल फेल हुआ मैं, लेकिन चलता था साइड में, दिन भर मैं फाइनेंस की पढ़ाई करता था। और कॉलेज में ना मेरे को बड़ा ही सब इंफीरियर समझते थे। मेरा रैंक था 150 में से 137, तो टीचर्स मुझे झिड़क रहे हैं, सब बच्चे सोच रहे हैं कि मेरे से बड़ा गधा कोई नहीं है। आई वाज वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस। लेकिन 3 साल मैंने इन्वेस्टिंग की पढ़ाई की थी। तो जब NISM नाम का एक कॉलेज है, मुझे पता चला, जो सेबी का कॉलेज है, जहां सिर्फ स्टॉक मार्केट की पढ़ाई होती है, मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैं वहां का इंटरव्यू देने गया। अब एक बहुत ही लो ऑन कॉन्फिडेंट लड़का जो अभी अभी 5 साल की डिग्री 6 साल में करके आ रहा है, डीन थे वहाँ, डायरेक्टर थे जो एक्स RBI डिप्यूटी गवर्नर थे, इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और वो मुझे कहते हैं, हमारी एकेडमिक लाइफ का ये बेस्ट इंटरव्यू है, आज तक इतना अच्छा इंटरव्यू हमने नहीं लिया। उस एक मोमेंट ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरे पास कॉन्फिडेंस फिर से आ गया, और अल्टीमेटली सब कुछ कॉन्फिडेंस ही तो है। 1 साल वहाँ पढ़ाई करते करते मुझे रियलाइज हुआ, मेरे रूममेट थे जो 7-8 साल ना स्टॉक मार्केट में सेल्स का काम करते थे, करे हुए थे, बड़े एक्सपीरियंस्ड आए थे वो। तो वो मुझे बोलते थे, प्रांजल तू फंस गया है, इसमें इतनी मिस सेलिंग है ना, लोगों को बेवकूफ बनाएगा तो तू ग्रो करेगा, तो तू तो मर जाएगा, तेरे से नहीं होगा। और वो 1 साल मेरा ब्रेन वॉश करते थे। तो मैंने डिसाइड किया, नहीं, मेरे को जॉब नहीं करना, मैं खुद का कुछ करूंगा, और ये सब लोग जो कर रहे हैं इसके खिलाफ कुछ करूंगा। वहां से फिर 2017 जून से मैंने यूट्यूब वीडियोस शुरू की। उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे साथ में वीडियो? नहीं, पढ़ाई खत्म करके। ठीक है। तो मैंने 60-70 वीडियो बनाए जून से लेके फरवरी 2018 तक, 65 वीडियोस, और नो वन वाज वाचिंग। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे 65 वीडियोस के बाद। और मुझे याद है सीक्रेट सुपरस्टार मूवी आई थी और बिल्कुल मेरे जैसे वीडियो बनाती थी वो, चेयर पे ऐसे बुक रख के और फिर फोन, और उसको देखते देखते ना मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे कि यार इसका पहला वायरल हो गया, मैं तो 60 बना रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। और बड़ी मेहनत लगती थी। घर से प्रेशर नहीं आ रहा था? बहुत प्रेशर था, वो भी मैं बताता हूँ। और वीडियोस में मेहनत इतनी लगती थी। मेरे पास एक 8-9 हज़ार रुपए का फोन था और एक 13,000 रुपए का इंटेल एटम प्रोसेसर वाला नेटबुक था। पहले नेटबुक आती थी। वो नेटबुक में वीडियो एडिट करना मतलब हर 10 सेकंड में तो फ्रीज होता था, बहुत मेहनत से। और मैं साथ में वेबसाइट बना रहा था, थोड़ी बहुत कोडिंग सीखी थी, ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर लिया था, मैं ग्राफिक कैनवा से ग्राफिक्स बना रहा था, तो बहुत मेहनत लगती थी उस लैपटॉप पे। गर्मियों में भी मैं पंखा बंद करके रखता था ताकि, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था तो आवाज ना आए। और दोपहर को 2 से 4 के बीच में वीडियो बनता था ताकि सब्जी वाला, फल वाला सब बेच के निकल जाए, मेरे वीडियो में किसी की आवाज ना आए। और उसी समय मेरे घर के एक कमरे में रोशनी आती थी। तो वैसे वीडियोस बनाना शुरू किया। घर से डेडलाइन थी और 2 महीने में अगर तेरा कुछ नहीं हुआ तो पापा के एक पहचान के लॉयर हैं, उनसे बात हो गई है, वो 5,000 रुपए तेरे को देंगे, तू वहां जाके बैठेगा, नौकरी करेगा। लेकिन
वो डेडलाइन के पहले सब कुछ ठीक हो गया। क्या हुआ, एक वीडियो उठी? हाँ, तो मैंने एक्चुअली एक नहीं दो वीडियो लगातार चल गई। मैंने 2 वीडियोस बनाए थे 2018 में, एक क्रिप्टोस पे, तभी ना वो $20,000 पे चल रहा था। तो तब मैंने बोला था कि नहीं, ये गिरेगा, ये बबल है। मुझे भी नहीं पता था कि तुरंत गिर जाएगा, लेकिन अगले 2 हफ्तों में बिटकॉइन 20,000 से 8,000 6,000 पहुंच गया। 60% करेक्शन आ गया। तो लोगों को लगा कि हाँ, जो मेरे को 500 लोग देख रहे थे उनको लगा कि कुछ सेंस है। दूसरा मैंने बताया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बबल है, 6 महीने में गिरेंगे या साल भर में गिरेंगे, लेकिन ये स्टॉक्स गिरेंगे, बच नहीं सकते। टाइमिंग बहुत अच्छी हुई। 1 महीने में स्मॉल कैप मिड कैप्स करेक्टेड बाय 10, 15, 20%, साल भर में 40%। तो जब 1 महीने में 2 ऐसे वीडियोस गए, तो फेब में 1,000 और मई में 1 लाख हो गए थे। तो 3 महीने में, 4 महीनों में फिर 1,000 से 1 लाख हो गए थे। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आए? मैंने 3 साल पढ़ाई की थी लॉ करते समय, फाइनेंस की। 1 साल NISM में पढ़ाई की थी, 4 साल मैंने पढ़ाई की हुई थी। मुझे यह हमेशा से पता था कि सिर्फ पढ़ने से आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं बनोगे, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था वो इंफॉर्मेशन ही कहीं अवेलेबल नहीं है। मेरे को देखना है किसी शेयर का CFO अपॉन पैट, एक कॉम्प्लेक्स रेशो है, अपन टेक्निकलिटी में नहीं जाते। CFO अपॉन पैट किसी प्लेटफॉर्म में अवेलेबल ही नहीं है। तो जो मैंने इतना पढ़ा, अगर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है तो मेरी पढ़ाई का क्या फायदा। तो मुझे हमेशा से प्रोडक्ट ही बनाने थे। मैंने शुरुआत YouTube से इसलिए की कि फ्री में बिना पैसे के वो होती है, लेकिन एम हमेशा था कि एक रिटेल इन्वेस्टर को जो उसके लाइफ साइकिल में प्रॉब्लम आता है वो सॉल्व करो। मैं आपको इसका एग्जांपल दूं। इंडिया में सिर्फ हम ये सब कर रहे हैं। जब भी कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करता है तो एक नेचुरल जर्नी क्या होती है, 2-4 आर्टिकल्स पढ़े, 6-8 आर्टिकल्स पढ़े, 1-आध किताब पढ़ ली और डीमैट अकाउंट खुलवा लिया। हमारा ब्लॉग है कि वो जो आपके शुरू के 2-4 आर्टिकल आप पढ़ने वाले हो, वहां हम आपको सही नॉलेज दे सकें। आप 2-4 YouTube वीडियो देखोगे तो हम वहां हैं। आप 1-आध किताब पढ़ सको तो उसके लिए किताब है। उसके बाद आप डीमैट अकाउंट खुलवाने आओगे। तो हमारा एक प्रोडक्ट है सिलेक्ट बाय फिनोलॉजी, जो बना है पॉलिसी बाजार से इंस्पायर होके, कि पॉलिसी बाजार में इंश्योरेंस कंपैरिजन है, सिलेक्ट में उसी तरह डीमैट कंपैरिजन है। देश के टॉप ब्रोकर्स आप आओ, हमने सबको ऑनबोर्ड कर रखा है। देखो, 100 रुपए का, अगर बोलते तो 0 ब्रोकरेज सब है। आप देखो उनके सारे हिडन चार्जेस वहां हैं। 1 लाख का ट्रेड करोगे तो किस प्लेटफॉर्म में कितना ब्रोकरेज लगेगा सामने देखो। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या है, उसमें हमसे हेल्प ले लो ओवरऑल। और क्रेडिट जैसे, क्योंकि आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो रिवॉर्ड्स भी हम आपको देंगे। ये पहला टच पॉइंट। अब जब डीमैट अकाउंट खुल गया, आपने शुरू का कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिया, लॉस हुआ, तब आप इन डेप्थ पढ़ोगे, जो मेरे साथ भी हुआ था। उसके लिए सेकंड है एजुकेशनल प्रोडक्ट क्वेस्ट। तो क्वेस्ट बाय फिनोलॉजी में हम नेटफ्लिक्स ऑफ फाइनेंशियल कोर्सेज बना रहे हैं। 35 कोर्सेज, 1 सब्सक्रिप्शन। आप एक ले लो सब्सक्रिप्शन, 500 रुपए महीने का। हर कोर्स को अलग से खरीदना है, हजारों रुपए का लूट मचा रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं। और एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या होती है ना, मेरे YouTube वीडियोस में भी, किसी के भी साथ, किस इंसान को कब क्या पढ़ना है वो कैसे डिसाइड करे। जैसे बुक में तो ऑथर ऑर्डर डिसाइड करता है, ये चैप्टर, फिर ये, फिर ये, फिर ये। वीडियोस में ऐसा नहीं होता। जिस दिन जो YouTube पे आ गया वो आ गया। और हर व्यूअर को सेम वीडियो पहले दिखाना है ऐसा भी नहीं है। उसको कुछ आता है, कुछ नहीं आता है। तो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में ना ये एक बड़ा गैप था। तो हमारा ये था कि व्यूअर आए, एक 30 सेकंड का उसका क्विज ले लो, 5 क्वेश्चन का। उसके बाद उन 35 कोर्सेज को ऐसे अरेंज करो जो उसके एप्टीट्यूड को सूट करता हो। तो कस्टमाइज्ड लर्निंग, स्टैंडर्डाइज नहीं। ठीक है। अब कोई सीख गया, वो इन डेप्थ भी सीख गया। अब जो सीखा वो टाइम एफिशिएंट तरीके से उसको इंफॉर्मेशन मिले, नॉलेज को अप्लाई करने के लिए वो इंफॉर्मेशन मिले, उसके लिए एक एनालिटिक्स पोर्टल चाहिए। तो वहां से आया टिकर बाय फिनोलॉजी कि आप आओ। अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, टाइम कितना लगता है इन्वेस्टिंग में। आपको इन्वेस्ट करना है, मान लो एवर यूथ, वो जो फेस वॉश आता है, वो बनाने वाली कंपनी में आपकी वाइफ ने और आपने दोनों यूज करते हो, आपको पसंद आ गया। अब वो किसका है आपको पता है? आप गूगल करोगे पर ऐसे नहीं पता। अगर आप टिकर पे जाओगे, आप टाइप करो एवर यूथ, जाइडस वेलनेस कंपनी आ जाएगी। उस कंपनी के और कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, सारी कॉन कॉल, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिजल्ट, क्रेडिट रेटिंग, दुनिया भर में, इंडिया भर में कौन सी ब्रोकर या कौन सा एक्सपर्ट उस स्टॉक के बारे में क्या बोल रहा है, ये सब कुछ आ जाएगा वहीं पे। फिर जो आपने डिस्कस किया था वैल्यूएशन, तो सारे एक्सेल कैलकुलेटर्स वहां हैं। अब एक्सेल यूज करना मुझे भी नहीं आता, तो
मेरे को ये लगता है कि आज अगर आपको चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालो, तो आज के ज़माने में एक्सेल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। ये बहुत आउटडेटेड है, एक्सेल मेरे हिसाब से बहुत आउटडेटेड है। मैं गूगल में जाऊंगा और बोलूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो रेडीमेड मेरे को कैलकुलेटर दे देगा, तो एक्सेल क्यों नहीं देगा? आज भी सारे एनालिस्ट एक्सेल यूज करते हैं। हमने वो सारा एक्सेल ऑटोमेटेड फॉर्म में टिकर पे ले आया। आप बस अजम्पशन डालो, फॉर्मूले हमने बना रखे हैं, वो वहां आपको मिल जाएंगे। तो वो प्रॉब्लम जो मैं स्टॉक्स एनालाइज करने के समय फेस करता था, उससे हमने टिकर बनाया उसको सॉल्व करने के लिए। अब एक लास्ट चीज आती है जो आपने मेरे से पिछले वीडियो में पूछा था, कितना इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स में कितना लगाएं, कितना सेव करें, फाइनेंशियल प्लानिंग वाली बातें। सबके गोल्स अलग हैं, रिस्क अलग है, ये कैसे डिसाइड हो? उसके लिए हमने रेसिपी बाय फिनोलॉजी बनाया। आप आओ, अपने गोल्स डालो, आप पे अभी कितना लोन है बताओ, आपका टेम्परामेंट, साइकोलॉजी कैसी है, वो हम आपसे कुछ सवालों में जानते हैं, और ऑटोमेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट 2 मिनट में आपका पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान रेडी, कि आपको 30% स्टॉक्स में डालना है, 20% म्यूचुअल फंड में डालना है, 50% एफडी में डालना है, आपका गोल मीट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि बस एडवाइस दे दी उसने आपको। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। मान लो किसी की अर्निंग है 20,000 रुपए महीना, और वो बोलता है कि उसको 40 लाख रुपए की मर्सिडीज लेनी है। सारे फाइनेंशियल प्लानर क्या करेंगे कि बोल देंगे ठीक है 20,000 रुपए महीना, आपको मैक्सिमम लोन मिल जाएगा 5,000 की ईएमआई वाला, यानी पता नहीं 25-30 साल बाद आप मर्सिडीज ले पाओगे। अब ये प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे ही रेसिपी में आप ऐसा कुछ डालोगे, वहां आपको न जा जाएगा कि आपकी इनकम के हिसाब से आपको 8 लाख तक की गाड़ी लेनी चाहिए, ये मॉडल हम सजेस्ट करते हैं, सेफ्टी रेटिंग इनकी अच्छी है, एयर बैग इसमें अच्छा है। कस्टमाइज्ड जो रियल प्रॉब्लम है, सिर्फ कैलकुलेटर देने से कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, ह्यूमन इंटेलिजेंस उसमें डालना पड़ेगा। तो इन 4 प्रोडक्ट्स के जरिए, सिलेक्ट, रेसिपी, क्विस्ट, टिकर के जरिए, हर वो प्रॉब्लम जो एक इन्वेस्टर फेस करता है उसको सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर वाइज इसी ऑर्डर में बनाए थे? सिलेक्ट जो है, जो एकदम ब्रोकरेज कंपैरिजन है, वो बाद में आया। कोर्सेज पहले आए, तो पहले हमारे लिए टच पॉइंट था कोर्सेज, एजुकेशन, जिसको कोर्सेज कवर करता था। सेकंड टिकर था एनालिसिस वाला। उसके बाद सिलेक्ट आया। हमको रियलाइज हुआ कि नहीं, डीमैट अकाउंट खोलना, सिलेक्ट करना भी एक स्टेप है, तो फिर सिलेक्ट आया और फिर रेसिपी आया। ठीक है, तो स्टार्टिंग का पहला प्रोडक्ट कैसे बिल्ड किया? तो सबसे पहले तो मैंने एक वेबसाइट बनाई थी वीबली पे, थोड़ा वो लो कोडिंग प्लेटफॉर्म है, और वहां एक कोर्स था, तो बस उतना ही था। उसके बाद जब एक सीटीओ मिले हमको, ही इज एन एब्सोल्यूट जीनियस। आज मैं जो कुछ हूं, हमारी कंपनी जो कुछ है, उनके कारण है। एन एब्सोल्यूट लेजेंड, मेरे बड़े भाई नहीं है, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूं। तो वो एक जीनियस इंसान मेरी टीम में आया। उस इंसान ने अकेले टिकर बनाया। मैं आपको बताऊं, कुछ जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके पास 50 करोड़ की फंडिंग है, 60 लोगों की टीम साइज है सिर्फ टिकर जैसा प्रोडक्ट बनाने के लिए, और 60 लोग होंगे तो खर्चा होगा, तो 50 करोड़ उन्होंने खर्चा किया है। हमारा टिकर कोई बोल नहीं सकता कि किसी से इंफीरियर है। मोस्ट फीडबैक मिलता है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे सुपीरियर है, फिनोलॉजी टिकर। और हमने वो प्रोडक्ट बनाया है। एक 21 साल की प्रोडक्ट मैनेजर जो इंटर्न थी, पसंद आई तो मैंने उसको बोल दिया था तू प्रोडक्ट मैनेज कर, 21 साल की आई थी वो। और एक हमारे सीटीओ। टोटल कॉस्ट हमको आई 50 करोड़ के मुकाबले 20 लाख रुपए। और उससे आज जो हमारा वो कॉम्पिटिटर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा ट्रैफिक है और उनके बराबर रेवेन्यू है, और वो 8 साल पुराने हैं और हम 2 साल पुराने हैं। 50 करोड़ वर्सेस 20 लाख, 60 लोग वर्सेस 2 लोग। सबके नाम खोलना चाहोगे थोड़ा सा? तो कॉम्पिटिटर्स के, कॉम्पिटिटर वर्सेस आपने सीटीओ का नाम लिया, इंटर्न का नाम लिया जी। तो हमारी मैं कॉम्पिटिटर्स पे तो बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमारी टीम पेज जो है, आई थिंक अगर आप कोई भी आप फिनोलॉजी की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो एक पेज पे जरूर जाना, हमारे टीम पेज पे। सबसे विटी हमारा जो पेज है, सबसे फन तरीके से लिखा हुआ जो, और सबसे प्राउड जो मुझे फील कराता है, वो हमारा टीम पेज है। वहां हर किसी का डिस्क्रिप्शन, वो क्या करते हैं वो है। तो हमारे सीटीओ तो बड़े इंट्रोवर्ट हैं, उन्होंने अपनी फोटो भी नहीं डाली है, और वो बड़े स्ट्रिक्ट है कि मेरे को कहीं मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो लेकिन हमारी जो टिकर की प्रोडक्ट मैनेजर है सृष्टि, 23 साल की है, 2.5 साल पहले आई थी एज एन इंटर्न। एब्सोल्यूट अगेन अ जीनियस। बहुत, मतलब उससे तेजी से कोई सीख सके मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। आज भी अकेले वो मनी कंट्रोल से, वो टिकर टेप से, तिजोरी से, जो बड़े फंडेड
स्टार्टअप्स हैं से वो अकेली 23 साल की लड़की सक्सेसफुली compete करती है। हैट्स ऑफ टू हर। मैं उसको दिखाऊंगा अभी ये वीडियो। ये तारीफ आपकी ऑफ कैमरा भी बहुत सारी हुई है। अभी तो ऑन कैमरा इन्होंने कम बोला है, ऑफ कैमरा अच्छी तारीफ हुई है। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है, अच्छी टीम बिल्ड करी है आपने और अच्छे लोग भी मिले आपको इन बिटवीन। तो स्टार्टिंग में जो बनाया गया, जो 20 लाख रुपए आप कह रहे हो पहला प्रोडक्ट बनाने में, वो सैलरी इंक्लूडेड था? सैलरी, बस सैलरी और डेटा प्रोवाइडर था और सैलरी, हाँ सब इंक्लूडेड। और आप उसमें आप भी लगे हुए थे या नहीं? मैं उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, आप मतलब कुछ फीचर्स का भी नहीं पता था, क्या क्या देना है क्या क्या नहीं करना? वो डिस्कस होता था कि मेरे को ना इसमें ये भी चाहिए, तू ये भी बना देगी क्या, ये भी डाल सकते, मतलब मैं ना एक कंज्यूमर के जैसे इच्छाएं देता था, विशेष बताता था। ठीक है, मेरी ये इच्छा है, वो इच्छा है, कैसे एग्जीक्यूट होगा, बैकएंड में क्या मेहनत हुई, मुझे मेरे किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। अरे वाह। टेक्नोलॉजी पता है कौन सी टेक्नोलॉजी पे बना है? हाँ, .NET है, इतना पता है। सारे के सारे .NEट पे बने? पूरा .NEट है। ठीक है। हाँ। और कितना टाइम लगा था बनने में? टिकर आपको मैं टिकर की कहानी बताऊं। हमने सोचा था तब कि एक ना सॉफ्टवेयर लेते हैं, बहुत सारे आते हैं इंडस्ट्री में, टर्मिनल बोलते हैं, जो सबसे महंगा है उसका नाम है ब्लूमबर्ग टर्मिनल। 25 लाख रुपए का एक कंप्यूटर है, ऑफलाइन आपके ऑफिस में आके इंस्टॉल होता है। 25 लाख रुपए उसको यूज करने की पर ईयर की फीस है। तो हमारा आइडिया ये था कि हम ऐसा बना तो नहीं सकते मनी कंट्रोल, हम तो लेते हैं इनसे, इससे इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जो मिलेगी ना, उससे हम आर्टिकल्स लिखेंगे और हम इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स के जरिए देंगे। तो अब रायपुर में ना वो डेमो देने में देरी कर रहे थे कि कौन रायपुर आएगा डेमो देने, 1 महीने का ट्रायल दो, फिर आप नहीं लो तो हमारी पूरी कॉस्ट बेकार, तो आनाकानी कर रहे थे। और हम थोड़ा कॉस्ट भी सुन के हैरान थे कि 25 लाख रुपए 1 साल का एक कंप्यूटर, ऑफलाइन यूज हो सकता है, मोबाइल में भी नहीं, तो बड़ा महंगा है, इतने तो पैसे नहीं है। फिर मैंने सोचा ऐसे ही अपने CTO से मैंने डिस्कस किया कि सर अपन बना लेते हैं ना अपना। सर बोले बताओ क्या करना है। मैं बोला कुछ नहीं सर, एक तो ना अच्छी बात यह है कि हमारी कंपनी में 45-50 लोगों में एक हमारे ग्राफिक हेड है और एक CTO है जो 30+ हैं, जिनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। बाकी हम 48 लोग बच्चे, किसी ने कहीं काम नहीं किया, सब फ्रेशर। तो हमको पता ही नहीं कि कोई काम करना कितना मुश्किल है, हम तो कुएं के मेंढक। तो मैंने बोला कुछ नहीं है सर, स्टॉक एक्सचेंज के डेटा वेंडर होते हैं, उनसे डेटा खरीदना है, वो जो डेटा देंगे ना उसको डिजाइन करके दिखा देना है, तो इससे आसान कुछ नहीं है, 2 दिन में लाइव कर देंगे। डेटा खरीदे, डेटा दिखाए। मैं इतना गधा, मुझे अकल ही नहीं कि कोई कंपनी लाख में रिजल्ट देती है, कोई मिलियन में, कोई करोड़ में, वो सब स्टैंडर्डाइज होगा। किसी डेटा नहीं आया तो क्या दिखेगा पेज में, आज इस कंपनी का ये डेटा नहीं आ रहा, कैसे हैंडल करोगे। फिर वो लोग बड़ा ही रॉ डेटा देते हैं, उसके रेशियोज फॉर्मूला डाल डाल के आपको बनाने हैं। इतनी इश्यूज कि मैंने जो सोचा था 2 दिन में बनेगा, वो बनाने में 18 महीने लगे। और मैं आज भी ये बोलता हूं कि अच्छा हुआ मुझे नहीं पता था, पता होता तो मैं नहीं बनाता वो। और इसलिए मुझे समझ में आता है कि कोई भी उसको बना क्यों नहीं सकता। तो ये हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया है। बनाने के बाद में समझ में आता है ये कोई बना के दिखाए, बना ही नहीं सकते। और क्यों दूसरों को 50 करोड़ लग रहे हैं, क्यों 60 लोगों की टीम लग रही है। तो अगेन मेरे CTO की जीनियसनेस, मैं अगर आपको उनके बारे में बताऊं तो हम लोग जब मेरे एकदम से फेब से लेके मई में 1000 से 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो हमको लगा कि नहीं अब वेबसाइट सुधारनी पड़ेगी, ये ब्लॉग जैसा नहीं चल सकता। तो मैं वेब डेवलपर रायपुर में फ्रीलांसर्स ढूंढ रहा था। अब अकल थी नहीं, तो समझ में नहीं आता था कैसे जज करो, IT से कोई लेना देना नहीं। 20,000 से लेके 4 लाख तक के कोटेशंस मुझे मिले। मैं बहुत थक चुका था इन लोगों से बात कर करके, और जो सस्ता बोलते थे उनका काम इतना बुरा दिखता था, पास्ट वर्क, जो महंगा बोलते थे वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर कहीं से इनका नंबर मिला रायपुर के किसी येलो पेजेस में, तो इनसे मैं मिला। ये आए ऐसे लंबी सी दाढ़ी, ऐसे चोटी वाले बाल, लोअर में, और ऐसे फटी पुरानी टी-शर्ट में, और सिगरेट काफ़ी फूंक के आए थे, ऐसा लग रहा था। आए और मुझे बोलते हैं कि हाँ तुमको मेरा नंबर कहाँ से मिला, बड़े ही एरोगेंटली। मैंने बताया सर ये सर्च किया था मैंने, ये 4थे नंबर का लिंक है यहाँ से। मेरे सामने वो जो येलो पेजेस जैसा ब्लॉग था उसके ओनर को फ़ोन करते हैं और उनको बोलते हैं यार तेरे को मैंने 10 बार बोला है ना मेरा नंबर यहाँ से हटा, 10 साल का एक्सपीरियंस IT वाला हूँ, अब ये कल के लड़के के लिए वेबसाइट बनाता रहूँगा क्या मैं, ये फालतू काम नहीं करता मैं, तो मेरा नंबर हटा, मेरे को फालतू फ़ोन आते रहते हैं मेरे सामने। फिर मुझे मीटर देखते हैं, चल अब आ गया हूँ तो पता क्या करना है। तो मैंने थोड़ा अपना बताया, वीडियो वगैरह दिखाया, बिजनेस मॉडल समझाया। बोलते हैं चल तेरे लिए काम करूँगा मैं, तू बंदा पसंद आया मेरे को।
तो और मैं ऐसे सोच रहा हूँ मैं आपके साथ काम थोड़ी करूँगा मेरे मन में तो ये चल रहा है। फिर उन्होंने अपना काम वाम दिखाया तो मैं बड़ा इम्प्रेस, इतनी सुंदर वेबसाइट हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे को तो भरोसा नहीं हुआ कि यही है। फिर मुझे बोले जाते जाते मैं तेरे को 2 दिन में ना एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा, वो डॉक्यूमेंट देखना। तो फिर मैंने वो जो उन्होंने वेबसाइट वगैरह दिखाई थी वो चेक किया तो उसमें उनका नाम वाम था, थोड़ा भरोसा आया। 2 दिन बाद उन्होंने मेरे को एक डॉक्यूमेंट भेजा जिसमें ना मेरा पूरा बिजनेस मॉडल उन्होंने बदल दिया कि तू जो कर रहा है ना उसमें तू डूब जाएगा, मर जाएगा, तेरे को अकल नहीं है, फ्रेशर है, ऐसे थोड़ी होता है, ये देख ऐसे स्केल होता है, ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन होता है, ऐसे प्लानिंग होती है, ऐसे एग्जीक्यूशन होता है, मार्केटिंग ऐसे होती है। और फिर मुझे फ़ोन करते हैं, मैंने तुमको एक डॉक्यूमेंट भेजा है, मेरे को पता है अगर मेरे बिना करोगे तो डूब जाओगे, मेरे को ये भी पता है कि तुम मेरे डॉक्यूमेंट से खुश हुए हो, इतनी अकल तुमको है कि तुम सही गलत समझ सको, ये मैं उस दिन जज किया। एक चीज़ ध्यान रख लो, इसलिए मैंने फ़ोन किया है, जो रंग मैं चाहूंगा, जो फीचर मैं चाहूंगा, जो टाइमलाइन मैं बोलूंगा, जैसा मैं चाहूंगा वेबसाइट वैसी बनेगी। तुम लोग क्या है नॉन आईटी वाले, तुम लोगों को बस यूआई समझता है, यूएक्स समझता ही नहीं है। तो ये बटन लाल कर दो, हरा कर दो, एक एक चीज कलर साइकोलॉजी के हिसाब से, यूएक्स के हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा, टांग नहीं अड़ाना। तुम आइडिया दो, फीचर बताओ, वो फीचर मेरे हिसाब से इंप्लीमेंट होगा। 40,000 रुपये लूंगा, 20,000 रुपये एडवांस आज दे दो, परसों तुमको पहला डिजाइन दूंगा। मैं पैसे देना भूल गया, ट्रांसफर करना, मैंने बेनिफिशियरी ऐड किया, फिर दिमाग से निकल गया। 2 दिन बाद मैंने फोन किया, सर डिजाइन, तो बोलते हैं पैसे, तुमने पैसे दिए? कहा भूल गया सर, मैं डिजाइन भूल गया। तो मैंने लगा यार ये तो बड़े टेढ़े आदमी हैं, इनके साथ कैसे काम होगा। अब विश्वास नहीं करोगे सर, 3.5 साल हो गए इस बात को, आज तक उन्होंने वो 20,000 रुपये लिए, उसके बाद हमसे 1 रुपया नहीं लिया, एक स्टेक नहीं लिया, शेयर नहीं लिया। आप सैलरी नहीं देते? कोई सैलरी नहीं ली उन्होंने, आज तक वो 20,000 रुपये लिए हैं बस उन्होंने, और उन्होंने कुछ नहीं। आज हमारी 10-12 लोगों की आईटी टीम है, सुबह 12 बजे से रात के 7 बजे तक वो उनको गाइड करते हैं। जो उन 10 लोग ऑफिस आते हैं, रोज ऑफिस आते हैं। आप खर्चा भी नहीं देते उनको? कोई खर्चा नहीं, बता रहा हूं मैं। रोज वो आईटी वालों से काम करवाते हैं, 7 बजे आईटी वाले चले जाते हैं, 7 से 9 वो घर जाते हैं, खाना खाने तैयार होने, अपनी बच्ची के साथ खेलने। 9 बजे वो मेरे पास आ जाते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं रात को 9 से 11:30। 12 बजे मैं जाके सोता हूँ, वो सुबह 6 बजे तक काम करते हैं, 6 से 10 वो सोते हैं, 12 बजे वो फिर ऑफिस आ जाते हैं। 16-17 घंटे दिन में वो हमारे लिए काम करते हैं। आज तक वो 20,000 रुपये उन्होंने आधा एडवांस लिया। उसके बाद मैं उनसे कई बार बोलता हूँ और मैं कई बार उनको गिफ्ट्स दे देता हूँ। मेरे को इतना गिल्ट होता है, कोई आदमी अपना सब कुछ मुझे दे रहा है, अब तो बड़े भैया जैसे हैं, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आप पैसे क्यों नहीं लेते, आप स्टेक ले लो। तो मुझे बोलते हैं प्रांजल 8 साल मैंने काम किया है, किसी पॉलिटिशियन ने मेरे से अबाउट अस बनवाया, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट की फोटो वाली वेबसाइट बनवा दी, तुम पहले हो जो मुझे चैलेंज करते हो। तो ये चैलेंज मुझे पसंद है, तुम्हारे इंटेंशन अच्छे हैं, तुम बंदे अच्छे हो, हम कनेक्ट किए हैं, मुझे काम करने में इतने सालों बाद मजा आ रहा है। और तुम मेरी एफडी हो, मेरे को पता है मैं जिस दिन जितने लाख रुपए, जितने करोड़ रुपए मांगूंगा तुम दोगे, तुम मना तो करोगे नहीं। कहा हाँ सर। तो बस मेरा खर्चा चलता रहता है। मैंने खूब MS ऑफिस, डोमेन और गूगल डॉक्स वगैरह बेचे हैं, मेरी एफिलिएट इनकम आती रहती है, मेरे को ये करने में मजा आता है। जिस दिन जरूरत होगी मैं तुमसे मांग लूंगा। तो मेरे को ये फालतू। उनकी एज क्या है? वो है 35 के आसपास। ओके। और फिर मुझे बोलते हैं कि प्रांजल लेकिन एक और बात ध्यान रखना, मैं उसी दिन तक तुम्हारे साथ हूं जिस दिन तक तुम बूटस्ट्रैप्ड हो, क्योंकि तब तक तुम अपने मन से काम कर रहे हो, किसी वीसी के लिए मैं काम करने नहीं बैठा हूं। मेरे पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि मैं अपना घर कभी भी चला सकता हूं, मेरे पास इतना टैलेंट है। तुम हसल कर रहे हो, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ना तो मैं स्टेक लूंगा, ना इसमें कुछ बनूंगा, मैं कहीं से भी फंसूंगा नहीं, क्योंकि तुम कल को पलटे तो मैं चला जाऊंगा, तब तक मैं हूं। बहुत बढ़िया यार। तो मतलब 18 लाख रुपए स्टार्टिंग की डेवलपमेंट कॉस्ट कह रहे हो, वो प्रोडक्ट वाली लड़की को जा रहे थे? प्रोडक्ट वाली लड़की को जा रहे थे, डेटा वेंडर को जा रहे थे, 1.5 साल के डेटा का सब्सक्रिप्शन था, AWS पे होस्ट हो रहा था, वो जा रहा था। फिर उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट बना। हाँ जी। उसमें उसकी स्टोरी क्या थी? तो सब ऐसे ही बहुत बड़ा स्ट्रगल हमको रेसिपी में आया सर, कि रेसिपी में हमने जो फाइनेंशियल प्लानिंग, ये जो मैंने आपको कंटेक्चुअल प्लानिंग बताई, कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इनकम 50,000 है और आप डाल दो 2 करोड़ का घर तो हम उसको मान जाएंगे। सिस्टम को ये सिखाना
कि इतनी सैलरी है ना तो इनको इससे ऊपर का घर का प्लानिंग करके ही मत देना, उनको बता कि ये घर लेना गलत है, ये उस सिस्टम का काम है। अब ना सर ये एक यूज केस है, ऐसे कितने सारे गोल हो सकते हैं। किसी को शादी करनी है 5 साल बाद 1 करोड़ की, तो अब हम उसको 2 चीजें ऑल्टरनेट बताते हैं अगर उसका गोल मीट नहीं हो रहा, कि या तो शादी 80 लाख में कर लो, 20% बजट कम कर लो, या 1 साल और रुक जाओ, तो 28 में मत करो 29 में कर लो। ऐसे ना सर कॉम्बिनेशन हजारों हैं। किसी को फॉरेन वेकेशन में जाना है, अच्छा किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, तो वो खर्चे को वो गोल के हिसाब से एडजस्ट करना है कि नहीं इसके पास 20,000 नहीं बचेगा, इसके पास 5,000 बचेगा, इसको 2 बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। किसी के ट्विंस हैं, एक साथ एजुकेशन का खर्चा, एक साथ शादी का खर्चा, वो सोचना है। तो पूरे मशीन को ये सिखाना, हमको साल भर लगा उसको ये सिखाने में, तब जाके आज। ट्रेन खुद ही कर रहे थे मशीन लर्निंग को या फिर पहले बीटा ओपन किया था? नहीं, खुद ही कर रहे थे सब सारे, क्योंकि लॉन्च कुछ खुद सोचा, सब कुछ खुद सोचा। लेकिन फिर घर वालों को इन्वॉल्व किया, एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व किया, एम्प्लॉइज की फैमिली को इन्वॉल्व किया, लेकिन फ्रेंड्स एंड फैमिली में ही रहा वो यूज केसेस सारे। ठीक है। फिर अब लॉन्च हुए 3-4 महीने हो गए हैं, तो अब उसको और इम्प्रूवमेंट चल रहा है। इन बिटवीन जो बाकी प्रोडक्ट्स बने, तो उसके बीच में तो एक सिलेक्ट जो बना, सिलेक्ट में सर इशू ये था कि हमको ना बहुत बड़ा ये गैप मुझे दिखता था। हर कोई उस ब्रोकर को रिकमेंड कर रहा है जिसके साथ उसका एफिलिएट टाई अप है, लेकिन जो मेरे लिए सही ब्रोकर है वो आपके लिए सही नहीं है। कईयों को ऑफिस जाना ही है, उनको चाहिए कि आरएम घर आए। तो ये कार लेने जैसा है, एक कौन सी कार सही है वो जरूरतों पे है, तो ब्रोकर भी जरूरतों पे है, लेकिन मैं भी और बाकी इन्फ्लुएंसर भी, हर कोई, मैं इंक्लूडेड, हम सब एक ही ब्रोकर जिसको हम समझते हैं, हम यूज करते हैं, हम कंफर्टेबल है, वो पिच कर रहे थे। तो मुझे ब्रोकर सिलेक्शन वाला भी ऑटोमेट करना था, बट कंपैरेटिवली सिलेक्ट वाज द इजीएस्ट प्रोडक्ट टू मेक। उसमें कंटेंट का काम था, डिजाइन का काम था, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज पॉइंट अगर रेवेन्यू टर्म्स में बात करके चलूं तो सबसे ज्यादा कोर्स देता होगा। क्योंकि सर अब हमारा ना एक ही सब्सक्रिप्शन है, फिनोलॉजी 1, 500 रुपए। वो आपने ले लिया तो आपको टिकर के भी सारे फीचर मिल गए, कोर्स भी मिल गया, रेसिपी भी मिल गया, तो प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन है ही नहीं। अगर इनिशियल टाइम की बात करके चलूं मैं, सर इनिशियली तो थे ही कोर्सेज, तो हाँ कोर्सेज ही देते। अच्छा, आपने पहला प्रोडक्ट निकाला, दूसरे के बाद फिनोलॉजी 1 कर दिया था? नहीं, फिनोलॉजी 1 अभी किया है। हाँ, तो उस इन बिटवीन अगर मैं 4 प्रोडक्ट्स थे, तो सर उसके पहले टिकर पेड नहीं था। टिकर का एक बड़ा ही टिकर प्लस एक सेक्शन था जिसको हमने कभी प्रमोट नहीं किया था, तो टिकर एक तरह से हम फ्री जैसा ही चलाते थे, और उसके अलावा कोर्सेज ही थे, तो कोर्सेज से ही रेवेन्यू आता था। पहली बार हमारे पास रेवेन्यू सोर्सेज मल्टीपल अब हुए। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या है, एक ही प्लान लो, सब कुछ सबके मजे लो। तो सर प्रॉब्लम क्या है ना, जो अपर क्लास है, HNIs हैं, उनको फाइनेंशियल प्लानिंग हर कोई देना चाहता है। पता है मोटी रकम मिलेगी, फीस मोटी मिलेगी, और उनको फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे कम जरूरत है। जरूरत तो हमको है, नॉर्मल लोगों को है, और वो जाए ना तो कोई ध्यान ही नहीं देता। तो हमारा एम ही ये था कि एक प्लान होगा, सबके लिए होगा, कोई टियर नहीं कि आप 500 वाला ले लो तो ये फीचर, 5,000 वाला लोगे ना तो हमारा आरएम आपको फोन करेगा। सब बराबर हो, 500 रुपए महीना, ना 3 महीने का ले सकते हो, ना 2 महीने का ले सकते हो, ना क्रेडिट कार्ड से ना डेबिट कार्ड से, सिर्फ यूपीआई से ऑटो डेबिट होगा, 500 रुपए महीना होगा, सबके लिए बराबर, कोई प्रीमियम सर्विस नहीं, कोई प्रीमियम टियर नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। तो 1 का मतलब है कि हर कोई बराबर है, और 1 का मतलब है कि एक से आपको सब कुछ मिल रहा है। तो अभी की बात अगर मैं करके चलूं तो यूट्यूब वर्सेस आपके प्रोडक्ट्स, कौन सा ज्यादा रेवेन्यू देता ज्यादा? सर रेवेन्यू तो प्रोडक्ट्स ही देते हैं। यूट्यूब अब कितना परसेंट रह गया? हाँ, अगर मैं परसेंटेज वाइज बोल लूं, नंबर बता सकते हो? नंबर बता दो। नंबर क्या करोगे सर? परसेंटेज बताऊं तो YouTube होता होगा 25% के आसपास। ओके, ठीक है। ये एक चैनल की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं? नहीं, तीनों मिला के। तीनों मिला के बात कर रहे हैं, ठीक है। और अपने फिनोलॉजी 1 की बात करके चलते हैं, कितने सब्सक्राइबर्स है करेंटली? सर एग्जैक्ट नंबर होगा मुझे लगता है 20-22 हजार के आसपास, जो मंथली दे रहे हैं हमको। मंथली दे रहे और कुछ फ्री वाले भी आप देते हो क्या? फ्री वाले भी हैं सर, फ्री वाले 8 लाख के आसपास हैं रजिस्टर्ड यूजर्स। ओके जी, ठीक है। तो सबको पता लग गया यूट्यूब का रेवेन्यू कितना निकाल लेना। मैं ऐसी गेम खेलता हूँ फाउंडर्स के साथ में ना, तो आपसे मैंने परसेंटेज पूछा, आप तो मैथ्स फाइनेंस वाले हो, मैंने वो पूछा, वहां से इधर से रिवर्स कैलकुलेशन करके कोई भी निकाल सकता है। स्मार्ट है सर। निकाल लो। तो अभी आपने एक बात बोली थी जो आपने मुझे पहले भी बोला
कि आपको कभी फंडिंग नहीं उठानी है, क्या इसके पीछे जो को फाउंडर है वो है? आप सोचते हो कि यार इतने बढ़िया बंदे हैं मेरे साथ में, वो चले जाएंगे, या फिर आप खुद के लिए काम करना चाहते हो? इसके पीछे विजन क्या है? सर मतलब मैं उनको साथ रखूं इसलिए मैं फंडिंग नहीं ले रहा, ऐसा नहीं है। उनको पता है मैं फंडिंग नहीं लूंगा, इसलिए वो मेरे साथ है। तो उनको पता है मैं नहीं लूंगा, क्योंकि सर मेरे को ना मेरा कल्चर बहुत पसंद है। देखो, जिस रेस्टोरेंट में हमको जाना नहीं पसंद ना, हम वहां 1 घंटे के लिए जाते नहीं है, लड़ जाते हैं दोस्तों से, वहां नहीं जाऊंगा यार, वहां का एम्बियंस खराब है। मैं चाहता हूं मेरे 50 लोग जब 9 घंटे जिस जगह पे रोज आते हैं ना, वो जगह बहुत अच्छी होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, कोई उनको सुबह आके चिल्लाए ना, गाली ना दे, प्रेशर ना दे। 9 घंटे अपनी जिंदगी के प्राइम यूथ के कोई मुझे दे रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि उनके लिए वो समय बहुत अच्छा हो। मेरे को स्ट्रेसफुल माहौल नहीं चाहिए, मेरे खर्चे ज़्यादा नहीं है, मेरे को दुनिया नहीं घूमनी, मेरे को लंदन न्यूयॉर्क सेटल नहीं होना। मेरे को पता है मैं सारी ज़िंदगी रायपुर में रहने वाला हूँ, तो मैं दूसरों को एक्सप्लॉइट करूँ और खुद के लिए बहुत पैसा कमाऊँ, उसका मैं क्या करूँगा? मुझे ये चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस ले सकूं, मैं जो चाहूं खा सकूं, जो चाहूं पहन सकूं, एक कंफर्टेबल घर हो, वो मेरे पास ऑलरेडी है। किसी इमरजेंसी के लिए मेरे पास सेविंग्स हो, उसके बाद मेरे खर्चे नहीं है, और सब कुछ अच्छा है। मेरे पास 50 दोस्त हैं, इतना सारा प्यार हमको कस्टमर्स से मिलता है, यूट्यूब वालों से मिलता है। ये सब खत्म हो जाएगा अगर मैंने कुछ करोड़ रुपए उठा लिए वीसी से, फिर मुझे उनको रिटर्न देना है। आज ना मेरा जब मन आता है, हमने ना जब पिछले साल मार्केट बढ़ा हुआ था, हमने एडवाइजरी बंद कर दी थी हमारी। अभी महंगा हो गया है, अभी हम नहीं देंगे एडवाइजरी। एडवाइजरी भी वन का पार्ट है? अब तो एडवाइजरी है ही नहीं, अब तो जो है रेसिपी है। पहले थी। तो रेसिपी के अंदर कुछ पर्सनल बात भी कर सकते हैं हम? नहीं, कोई 1 to 1। अगर मान लो मेरी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसका आंसर नहीं है तो? नहीं, हम नहीं कर सकते उसको ओवरऑल बाद में डेवलप करते हो? नहीं, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप एक कस्टम गोल क्रिएट कर लो कि आपकी जरूरत ये है, तो वो एआई इतना ट्रेंड है कि मैक्सिमम कस्टम प्रॉब्लम्स को भी वो सॉल्व कर देगा। लेकिन अगर ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत है तो वो सब्सक्रिप्शन पेज में ही क्लियर है कि हम वो नहीं देते। तो हम इसको इतना सस्ता दे ही इसलिए पा रहे हैं क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हम कम कर पा रहे हैं। लेकिन 99% यूज केसेस में वो इनफ है। वो जो 1% है उनको सर्व करने के लिए 99 प्लेयर्स एक टांग पे खड़े हैं, तो वो 1% उनके पास जा सकते हैं। हम आम आदमी को सर्व करना चाहते हैं लो कॉस्ट में। वीसी का डर क्या है आपको? अगर आ गए वीसी तो क्या होगा? रेवेन्यू गेन के लिए पड़ेगी। अब वीसी आया तो वीसी को रिटर्न चाहिए, वीसी को अगला राउंड चाहिए 9 महीने में, 10 महीने में। अगर मैं आपकी रिटर्न की बात करके चलूं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहती है? हम 40% नेट मार्जिन पे काम करते हैं। ओके, ग्रॉस मतलब नेट बाद नेट जीएसटी इनकम टैक्स देने के बाद 40% बचता है। गुड, इनकी इनकम ही पता लग गई आपको। ठीक है आगे चलते हैं मैं बहुत स्मार्टली पूछता हूँ, मैं नॉर्मली ऐसे बोलता नहीं ऑडियंस को, क्योंकि फाउंडर्स के साथ मैं इतना कंफर्टेबल नहीं होता। मैं आपके साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, इसलिए मैं सबको ओपन खोल रहा हूँ। बाकी जो वीडियोस होती है उसके अंदर मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ के निकल जाता हूँ आगे। स्मार्ट लोग अपने आप कैलकुलेट करते रहेंगे। यहाँ पे मैं जान करके बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल ना इंडिया में ना लोगों को दूसरी की इनकम देखने का बहुत शौक है जी। खुद मेहनत नहीं करनी है, उनको ये जानना है भाई इसकी नेटवर्थ कितनी है, ये कितना, जो कि गलत है, मेरा पर्सनली मानना है ये, जो कि बिल्कुल गलत है, पर चाहिए लोगों को तो जान लो। ठीक है, अब बीसी आएगा तो क्या होगा? तो हमको भागना पड़ेगा नंबर्स के पीछे कि ये जो सब्सक्रिप्शन का नंबर इतना है, इसको 2 लाख करो, इसको 20 लाख करो, जल्दी करो, क्योंकि उनको उनके इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना है अगला राउंड रेस करके। और उनके लिए ना हम उनकी पोर्टफोलियो में 100 कंपनी में से एक हैं जिसको वो 1 साल में डंप करके चले जाएंगे अपना 10 गुना कमा के। उनको हमारे कल्चर की नहीं पड़ी, उनको मेरे एम्प्लॉइज की स्टेट ऑफ माइंड की नहीं पड़ी, उनको मेरे कस्टमर्स की नहीं पड़ी। उनको 1 साल में 10 गुना ग्रोथ करके, 10 गुना वैल्यूएशन करके अपना 10 गुना मुनाफा कमा के निकलना है। तो मैं उस प्रेशर में उनका साथ क्यों दूं? मैंने ये कंपनी इसलिए नहीं खोली थी कि मैं अमीरों को और अमीर बना सकूं, मेरा पर्पस ही नहीं है। आपके पास दुनिया भर के स्टार्टअप्स हैं जो आपसे पैसा मांगते हैं, आप उनको दो। मेरा एक ही मकसद है कि मेरे को अगले 30-40 साल, मेरी ऑल वर्किंग लाइफ, मुझे यही काम करना है। तो मुझे जल्दी नहीं है, जल्दी आपको है, आप पे प्रेशर है आपके इन्वेस्टर्स का। मैं तो 30 साल यही करने वाला हूँ, मैं तो अपनी रफ्तार से चलूंगा, कस्टमर के साथ गलत नहीं होगा। और यही आइडियोलॉजी आपकी यूट्यूब पे भी दिखाई देती है जो आप बता रहे हो। यही है, कोई प्रेशर ही नहीं है। कोई प्रेशर ही नहीं है। ठीक है, गुड। अभी इन्होंने मेरे को बताया वीडियो भी बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, मतलब बिना प्रेशर के,
और इनका प्लान भी ये है कि जब मन करेगा यूट्यूब छोड़ दूंगा, ऐसा है क्या? या मुझे बचपन से बोलने का बहुत शौक है, लोगों से बात करने का बहुत शौक है, स्टेज पे मैं खूब जाता था, तो मेरे को यूट्यूब में बहुत मजा आता है। तो मैं छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन मैंने कभी भी इसलिए यूट्यूब में एक स्केड्यूल में नहीं बनता कि हर संडे वीडियो, हफ्ते में 2 वीडियो। जिस दिन बहुत जोर से कुछ लगता है कि ये बताना है यार, ये मेरे को बताना है, ये मेरे को नींद नहीं आ रही, तो उस दिन फिर बैठो 5-10 मिनट में पॉइंटर्स बताओ, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं इतनी जोर से सोच रहा होता हूँ ना, मेरे को इतनी परेशान कर रही होती है वो चीजें कि उसकी स्क्रिप्टिंग करने की जरूरत नहीं है। 5 पॉइंट लिखो कि कोई पॉइंट भूलो ना, देखे एक रिकॉर्डिंग 4-4 मिनट की, 5 पॉइंट हुए, 20 मिनट का वीडियो 20 मिनट में बनता है। मतलब मैं आपको बताऊं, अगर 20 मिनट की मेरी रॉ रिकॉर्डिंग है तो 18 मिनट का मेरा एडिटेड वीडियो होता है। सब कुछ होता है, अगर कुछ आवाज ना हो गई तो। और बस आ जाओ। अब जब अगली बार कुछ आएगा, जोर से बोलने का मन करेगा, या कुछ मार्केट में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा जिसमें लोग मेरा ओपिनियन मांग रहे हैं, तो जाएंगे, वरना कोई प्रेशर नहीं है। तो और उस चक्कर में ना मेरे को लगता है काम भी अच्छा हो पाता है कि किसी से compete नहीं करना है, क्योंकि मेरे लिए मैं YouTube मजे के लिए कर रहा हूँ, तो कोई कंपटीशन किसी से नहीं है, कोई स्केड्यूल नहीं है, आज भी वीडियो बनाना ही है, कुछ नहीं है, जब मन करेगा करेगा। अगर हम आपके प्रोडक्ट्स की बात करके चले, उसके अंदर जो 25,000 यूजर्स है वो कहाँ से आया है? कितना यूट्यूब से आया होगा? पता नहीं। आया होगा यूट्यूब से। एड मार्केटिंग करते हो? नहीं, हमारा ना तो अभी क्योंकि प्रोडक्ट ही लॉन्च हुए 3-4 महीने हुए, तो अभी बस प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। अब जाके हमारी एफिलिएट मार्केटिंग शुरू होने वाली है। मैं आऊंगा आपके पास। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। हाँ, तो मैं आऊंगा आपके पास। तो जैसे अब हमारा एफिलिएट मॉड्यूल रेडी हो रहा है कि पार्टनर्स की ट्रैकिंग अच्छे से हो उनको, और ना क्योंकि रिकरिंग रेवेन्यू प्रोडक्ट है, तो ये ट्रांसपेरेंसी हम पार्टनर्स को दे पाए कि देखो रिन्यू हुआ, रिन्यू नहीं हुआ, और आपको आपके हर महीने का 100 रुपए आ रहा है। ठीक है। तो वो अभी रेडी हो रहा है। ईमेल मार्केटिंग मॉड्यूल रेडी हो रहा है, और एड्स के लिए अब पिक्सल्स अब डले हैं, तो मंडे से एड्स चालू हो रहे हैं। तो अभी हम 0 मार्केटिंग पे चल रहे थे, सारे एड मॉड्यूल्स अब चालू होंगे। मतलब इतने सारे यूजर्स आपके ट्रस्ट पे आए, लोग ट्रस्ट पे आए, कुछ गूगल से आए, मतलब एसईओ से आए, और कुछ ट्रस्ट से आए। अरे वाह। मेरे हिसाब से गूगल से उतने ज्यादा लोग नहीं आए होंगे। मेरे पास एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका मार्केट में ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। मैं खुलेआम तारीफ करना चाहूंगा आपकी कि मेरे नजरों में आप इंडिया के बेस्ट फाइनेंशियल क्रिएटर हो। थैंक यू सर। जिसपे कोई ट्रस्ट कर सकता है। थैंक यू सर। जो कि मुझे जेन्युइनली बहुत चीज अच्छी लगती है। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं मार्केट के अंदर, पर अगर मैं ट्रस्ट इक्विटी वाली बात करके चलूं, तो मैं इक्विटी सबसे ज्यादा आपकी मान के। बस मुझे यही चाहिए सर, मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, वो तो होती रहेगी, ट्रस्ट ही चाहिए सर। बहुत बढ़िया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जो 25,000 नंबर है ना, वो आपके ट्रस्ट से आया है। हाँ जी, बिल्कुल वहीं से आया। ज्यादातर तो वहीं से आए होंगे। ठीक है। अभी एक कल्चर के बारे में बात करी, ऑफिस कल्चर कैसा है? तो सर हमारे यहाँ एक मेजर इशू जो नए लोग फेस करते हैं, और जो ये बड़ी नेगेटिव चीज है, हमारे यहाँ ना हम लोग एक 45-50 लोगों की बड़ी क्लोज फैमिली है। जो हमारे यहाँ टिक जाता है 2-3 महीने, वो हमको छोड़ता नहीं है। लेकिन 2-3 महीने शुरू के टिकना हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बाकी जो 50 लोग हैं ना, वो उस नए इंसान को 2 महीने गिद्ध के जैसे देखते हैं। ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ये फिनोलॉजी का नाम तो नहीं खराब कर रहा, ये कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हमारा नाम डूबेगा। यहाँ ये सब, और मेरे भोले बिना ही यहाँ ये सब नहीं चलता, यहाँ ऐसे बात नहीं की जाती, हम एक फैमिली है। तो वो 2 महीने में फ्रस्ट्रेट होकर चला जाता है कि ये तो राजश्री परिवार है, मैं नहीं रह सकता है। तो, लेकिन वो फेज अगर कोई निकाल ले और बाकी एम्प्लॉइज उसको उस पे ट्रस्ट जीत लें कि हाँ ये हमारा पार्ट बन सकता है, फिर मेरे को, मैं आपको बताऊं, आज मुझे 3.5 साल हो गए। हमने अगस्त 2018 में पहली हायरिंग की थी, तब से लेके आज तक 3.5 साल में एक बार मैंने डांटा है, आज तक एक बार। और उस डांट का इतना असर हुआ मेरे पे, उन पे तो क्या होना है, मेरे पे आज तक मैं, और इस बात को 2 साल हो गए जब मैंने वो डांटा था, कि आज तक मुझे टॉन्ट पड़ता है। वो एक फ्राइडे था, तो उसका उस दिन का नाम है ब्लैक फ्राइडे, कि जब सर ने हमको चिल्लाया था, एंड कुछ भी हो, एंड दे टेल मी क्या फिर से ब्लैक फ्राइडे करोगे क्या? हम भी कर सकते हैं, चलो खड़े हो जाओ। तो हमारे यहाँ ऊंची आवाज में कोई किसी से बात नहीं करता, एब्सोल्युटली जीरो पॉलिटिक्स। थोड़ी बहुत होती होगी जो मुझे नहीं पता, बट मोस्टली गंदी पॉलिटिक्स नहीं है, जो आता है वो रहता है।
हम हर साल ट्रिप पे जाते हैं, जैसे अभी अक्टूबर में हम ऋषिकेश मसूरी गए थे, तो वो 40-50 लोगों को ट्रैकिंग करते देखना, राफ्टिंग करते देखना, वो बहुत सेटिस्फाइंग होता है। और आपको समझ में आता है कि इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, मेरा ये पर्पज़ है। किसी और को पैसा बना के देना इन्वेस्टर्स को पर्पज़ नहीं है। रायपुर के 50 यंग लोग, सब 30 साल के नीचे, सब रायपुर से पढ़े हुए, कोई एमकॉम है, कोई एमबीए है, उनको सैलरी हम बैंगलोर मुंबई वाली दे रहे हैं। रायपुर में खर्चे आधे हैं। उनका कोई पीयर, उनका कोई दोस्त जो रायपुर में रहता है वो इतने पैसे नहीं कमा रहा, वो बेस्ट लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है। हमारे यहाँ सेल्स टीम नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ सेल्स टीम नहीं है और ना कभी होगी। तो कोई सेल्स प्रेशर नहीं होता, किसी पे कोई टारगेट्स नहीं होते। सब अब जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को प्रोडक्ट्स के बारे में मैं सिर्फ सपने देखता हूँ, वो लोग पूरे करते हैं। मुझे प्रोडक्ट प्रिपरेशन की जर्नी नहीं पता। जब वन लॉन्च होना था तो उसके पहले 1 महीने हम लोग रात को वहीं सोते थे ऑफिस में ही, गद्दे लगा के, और मैंडेटरी नहीं था, अपनी तरफ से रुकते थे कि नहीं जल्दी करना है और बहुत डिले हो रहा है। 3 महीने हमारा प्रोडक्ट लॉन्च से डिले हो गया था, तो रात को वो लोग रुकते थे। और मुझे इतना बुरा लगता था कि हमारे यहाँ डेटा एंट्री ऑपरेटर हो या आईटी वाला हो या ग्राफिक्स वाला हो, सबको प्रोडक्ट के बारे में मेरे से ज़्यादा पता था। मैं ना ऐसे मुंह देखता रहता था और वो लोग टेस्टिंग करते रहते थे, अरे ये करना, अरे वो फॉर्मूला गलत है, और मैं ऐसा बैठ रहता था और मैं सोचता था आज इनकी हेल्प करूंगा। और ये लोग ना मुझे बोल रहे हैं, अरे सर आप रहने तो, आपको कुछ पता नहीं है, अभी हम समझाने नहीं बैठे हैं आपको, पहले तो किए नहीं, अब आके बैठे हुए हैं, आप रहने दो। और मैं जाके सबसे पहले सोता था, सबसे लेट उठता था, और ये लोग रात भर जाके काम कर रहे होते थे बिना बोले। तो इट्स टू वे, मैंने किया ऐसा नहीं है, उन्होंने किया और मैंने बदले में रेसिप्रोकेट किया। तो ऑफिस में कुछ खेलने वेलने का भी सीन करते हो? तो रात को क्रिकेट होता है सबके साथ, जिसको खेलना है। सैटरडे को सबको लेके जाते हैं। पार्क घेरते हो या फिर? नहीं, बॉक्स क्रिकेट है, तो एक प्लेग्राउंड है, वो हमने किराए पे ले लिया है मंथली। ठीक है। हाँ, तो रोज वहां सैटरडे को सबको लेके जाते हैं। तो सैटरडे अब जैसे धूप होने लगी है रायपुर में, तो अब इंडोर गेम्स होंगे। इंडोर में भी हम कुछ ना कुछ दौड़ने भागने का, बास्केटबॉल, वो रुमाल छीनने वाला और ये सब खेल लेते हैं। लेकिन अभी जब सर्दियां थी, अक्टूबर से फरवरी, तो फिर हम उनको लेके जाते थे वहीं दोपहर को। वहाँ खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, क्रिकेट सब कुछ एक ही एरिया में है, वो पूरा बुक कर लेते थे, जिसको जो खेलना है खेलो। और अब एक प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारे यहाँ ना 75% लड़कियां हैं, और 2 लड़कियों को छोड़ के कोई भी, सिर्फ 2 लड़कियां हैं, उनको छोड़ के कोई भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो 2 तो बढ़िया खेलती हैं, लेकिन हमारे 11 खिलाड़ी नहीं होते इस चक्कर में, सारे लड़के हैं। तो अब मैंने एचआर को बोला, या तो लड़के ले या लड़कियां ऐसी ले जो क्रिकेट खेले। तो हमारी कंपनी में ना हम बोलते थे, जब कोई आता था सबसे पहले उससे पूछते थे, क्रिकेट खेलना आता है? बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है? आई कैन अंडरस्टैंड। फास्ट है, ठीक है। फिर वो बंदा सोच रहा है मेरी टीम में आएगा या दूसरे में रखना है। मैं कहा भाई पहले बंदे को टैलेंट देखना, हायर करना है नहीं करना। कह रहा नहीं सर, बैटिंग अच्छी करता है, कह रहा है यही हो रहा है, शॉट खेल लेगा। तो अब हम बढ़िया वहाँ के कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स में पार्ट ले रहे हैं। अच्छा। और मेरे को तो इतना जोश आ गया है, मैं ना, मेरा बचपन से था कि मेरे को क्रिकेटर बनना है। फिर मेरे को लगा चश्मा, और मेरे को पता नहीं चला 1-2 साल। क्लास में मैं फ्रंट बेंच में बैठता था, पता नहीं चला। तो वो 1-2 साल ना मेरी कोचिंग में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, बॉल नहीं दिख रहा, बॉल सही जा नहीं रहा। और फिर एक बार मुझे लगी आंख में, तो फिर मेरा क्रिकेट छूट गया, वरना मेरे को क्रिकेटर ही बनना था। और मैं उस समय अपनी एज ग्रुप में रायपुर के उस क्लब में सबसे अच्छा था। बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो? दोनों। फास्ट? हाँ। खेलेंगे, साथ में खेलेंगे। तो अब ना मैं इतना सीरियस हो गया हूँ क्रिकेट को लेके कि अब मेरा एक ही एम है, और आईपीएल खेलना है। आईपीएल खेलना है। मैं मजाक ही नहीं कर रहा, मेरा सपना है वही है अब। ठीक है। और अब मेरे को 3 महीने हो गए टेनिस बॉल से खेलते हुए। अभी मैंने कोच से बात की है कि अब लेदर बॉल से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो अब रात को एकदम रिलीजियसली मैं। अभी आपकी एज क्या है? लड़की थोड़ा ना बता दो। 29। ठीक है। 3 साल और उसके बाद फिर रिफ्लेक्स के स्लो लग जाएंगे। तो मेरा इंस्पिरेशन है प्रवीण तांबे, उन्होंने 41 की एज में डेब्यू किया था राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो आपको 41 में करना है? नहीं, अगर वो 41 में कर सकते हैं तो मैं 32 में तो कर सकता हूँ। ठीक है। वैसे ऑलराउंडर की जरूरत भी है इंडिया को। इंडिया तक तो मैंने सोचा ही नहीं, बट हाँ एक बार आईपीएल हो जाए बस, उसके बाद तो फिरोलॉजी बन क्या है, हम तो 15 करोड़ तो एक आईपीएल सीजन का ले जाएंगे। अच्छा, उसमें भी आप मेरे को आइकॉन खिलाड़ी बना रहे हो, धन्यवाद। ऑलराउंडर की जरूरत है ना, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, और क्या चाहिए?
नहीं, फास्ट बॉलिंग में रायपुर में मोहल्ले के हिसाब से हूँ। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ रहे हैं अपने रैपिड फायर की तरफ। रैपिड फायर हमारा बहुत ही प्रचलित है। यहाँ पे आपसे बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डैश में डैश, एक ऑप्शन चुनना है। ठीक है। आप डायरेक्ट हो तो अच्छा है कि आप डायरेक्ट आंसर दे पाओगे। ठीक है। एंड्रॉइड और iOS, iOS, फंडिंग और बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप्ड। एंजल और वेंचर। मेरे को डिफरेंस ही नहीं पता। एंजल मतलब आपको तो आइडियली दोनों नहीं चाहिए, मतलब आप खुद कर सकते हो इन्वेस्ट। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मान लो कोई लड़का आया आपकी टीम से ही था, उसने कुछ नया कंपनी शुरू करी, उसको पैसों की जरूरत है, तो आप उसमें एंजल इन्वेस्टिंग करोगे। ओह अच्छा, हाँ ठीक है। या फिर आजकल कुछ कंपनीज बनी हुई है जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, उनके थ्रू पैसा इन्वेस्ट करवाओगे। तो मैं एंजल बना हुआ हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि इसको ये फर्क ये होता है, तो मैं कर रहा हूँ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट। कितने स्टार्टअप्स में कर चुके हो अभी? 2 से तो हो गया है, डील डन है। और अभी मैं एंजल लिस्ट में एक्सेप्ट हुआ हूँ, तो उसमें मैंने 2 को फंडिंग के लिए वायर करना है, डिटेल्स एडेड है, वायर करना है। बट इस महीने मेरी 4-5 स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, 2 में हुआ हुआ है। अरे वाह, क्या क्या रेशियो लेके क्या क्या करते हो? मतलब इक्विटी कितनी लेते हो? नहीं ऐसा इतना तो मैं अभी ट्रेंड हुआ नहीं हूं, अभी मैं इसमें रुकी हूँ। मैं अभी इसमें ट्यूशन फीस दे रहा हूँ। मेरा ये है कि जो मेरा डिसिप्लिन है कि मेरे को एडटेक समझता है, सैस समझता है, D2C कंज्यूमर समझता है, फिनटेक समझता है। इस 4 के बाहर मत निकलो, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर मत निकलो। तो अभी तक जो मैंने किया है वो इन्हीं 4 डोमेन्स में किया है और इसी में करूंगा। ठीक है। उसके बाद नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि कितना इन्वेस्ट करके कितनी इक्विटी ली आपने? नहीं, मैंने जो किया है, मैंने अभी बहुत अर्ली स्टेज में नहीं किया है। मैंने सीरीज ए रेस की हुई स्टार्टअप्स में किया है। तो मुझे तो बड़े फ्रैक्शंस में ही कुछ मिला है। तो एक का तो अब सीरीज बी रेज होने वाला। कंपनी का नाम बताना चाहोगे? नहीं बता सकता, कॉन्फिडेंशियल। अच्छा। एक पता है, एक उन्होंने डिस्क्लोज किया है, तो विन 12th में एक मैंने किया है, तो वो उन्होंने भी बता दिया था कि हमने किया है। एक जो है वो अभी मैं बता नहीं सकता। फैमिली और बिजनेस? रैपिड फायर है थोड़ा। फैमिली। लव और अरेंज? लव। शादी होगी? नहीं। प्लान है? हाँ जी। कोई देखी हुई है? हाँ जी। घर वालों को भी पता है क्या? हाँ जी। कंपनी में भी है क्या? हाँ जी। वो क्या करती है? फिनोलॉजी लीगल चैनल है उसका। ये आपने ओपनली बता रखा है? मैंने ना एक बार एक चैनल में बताया है, लेकिन वो तभी नया चैनल था, तो उस वीडियो में व्यूज नहीं है। तो पहली बार एक बड़े चैनल में। ये क्या नाम है? प्रिया है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। बता दिया। पहली बार किसी बड़े चैनल में बताया मैंने। ऑफिशियली कस्टमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल? डोमेस्टिक। इंटरनेशनल प्लान है प्रोडक्ट को ले जाने का, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। जरूरत नहीं है, हम छोटे में खुश हो। वेज और नॉन वेज? वेज। B2B और B2C? B2C। प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी? प्रॉफिटेबिलिटी। लार्ज टीम और स्मॉल टीम? स्मॉल टीम। ओनिंग और रेंटिंग? ओनिंग। पर आप तो फाइनेंशियल एडवाइजर हो। लेकिन मैं एक इंसान भी हूं जो इमोशनली सोचता है, और सबको इमोशनल पीस की जरूरत है। ठीक है, तो सब कुछ आपका ऑफिस खुद का लिया हुआ है? बन रहा है, जमीन ली हुई है, बन रहा है। ठीक है, और घर अपना है? गाड़ी भी खुद लेते हो अपनी? पहली बार अभी मैंने एक गाड़ी खरीदी है। ठीक है, तो मतलब एटलीस्ट पहली चीज खुद ले लो, उसके बाद अगर बंद करे तो रेंट ले लो। टू ईच हिज ओन। मैं इसका जवाब अपने माइंडसेट से दे रहा था कि मैं हमेशा किराए के घर में रहा 7-8 साल पहले तक, और मैं हमेशा घर में बात सुनता था कि एक दिन खुद का घर हो, मम्मी पापा दादा दादी को डिस्कस करते हुए। तो मैं वो मिडिल क्लास एस्पिरेशन समझता हूँ, और मैं भी वहीं से आता हूँ। लेकिन अगर कोई कंफर्टेबल है, और मैथ्स वाइज से देखते हैं, मैथ्स वाइज देखेंगे तो रेंटिंग। आउटसाइड फूड या होममेड? आउटसाइड। फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ टॉट? फॉर्मल एजुकेशन। परफेक्ट हॉलिडे की डेफिनेशन क्या आपके लिए? वाइजैक, समुद्र और पहाड़ एक साथ। बेस्ट फूड एवर, कहीं का भी खाया हो? जैसलमेर का चौकी धानी। मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउट? मैं पार्टीज नहीं करता, लेकिन मैं देर रात जाग के खेलना या वॉक्स पे जाना पसंद करता हूँ। बुक्स पढ़ते हो? बहुत। 5 फेवरेट बुक्स? बेस्ट एवर ट्यूजडेज विद मॉरी, सेकंड होगी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, तीसरी होगी गाय स्पियर की द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर, और वो इन्वेस्टमेंट पे नहीं है तो वो सबको पढ़नी चाहिए। चौथी होगी लर्न टू अर्न, ये एक इन्वेस्टमेंट पे है जो पढ़नी चाहिए। पांचवी होगी द लास्ट लेक्चर। फेवरेट मूवी? हंसी तो फंसी। आप डेस्टिनी बिलीवर हो या फिर फ्री चॉइस? मैं समझा नहीं, ये मेरे को समझा। अब डेस्टिनी का मतलब क्या है कि सब कुछ लिखा हुआ है, जो होगा वो होगा। और फ्री चॉइस का मतलब है कि हमारे हाथ में कंट्रोल है। मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स मूवी देखना, दिमाग घूम जाएगा। तो उसमें क्या बताया गया है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ कोडेड है। कि अभी मैं जो आपको वर्ड भी बोल रहा हूँ, जो ये सुन रहे हैं, जिन्होंने लाइक का बटन दबा रखा है, जिन्होंने नहीं दबाया है, सब कुछ कोडेड था पहले से, तो हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते। और दूसरा क्या कहता है, हमारे हाथ में सब कुछ है। अभी मेरा मन करेगा वीडियो बंद कर सकता हूँ, अभी मेरा मन करेगा कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप बताओ, आप डेस्टिनी बिलीवर हो या नहीं? मैं कह रहा हूँ कि डेस्टिनी है। अब फ्री चॉइस है तो लाइक करके दिखाओ।
ठीक हो गया ना? हाइब्रिड मिक्स ऑफ बोथ। देयर इज लक, लेकिन आप अपने कर्मों से लक को मौका देते हो कि वो आपके फेवर में वर्क करे। जैसे फिनोलॉजी शुरू करना इज अ डेस्टिनी, और उसको अपने फिनोलॉजी 1 तक ले जाना इज कॉम्बिनेशन। अब आपकी हॉबी क्या है? क्रिकेट तो आपने बता ही दिया, क्रिकेट के अलावा भी कुछ करते हो? मुझे, क्योंकि मैंने 10 साल तबला सीखा है, तो मुझे कंपोजर बनना है। अरे वाह, मेरे गाना यार म्यूजिक बना दो यार। खुशी खुशी, वी विल शुड एक्चुअली डू दैट। ठीक है, हम करेंगे पक्का। हम जैमिंग करेंगे। ठीक है, मेरे दिमाग में एक म्यूजिक मतलब है कुछ मैं आपको अभी ऑफ कैमरा। मुझे ना म्यूजिक अरेंजमेंट बहुत ज्यादा एक्साइट करता है कि अगर एक पर्टिकुलर धुन किसी ने सोची तो वहां फ्लूट बजनी चाहिए कि शहनाई बजनी चाहिए कि वायलिन बजना चाहिए। ये जो कॉम्बिनेशन है जो एक म्यूजिक अरेंजर करता है, क्या इंस्ट्रूमेंट उस पर्टिकुलर धुन में बेस्ट साउंड करेगा, ये मुझे करने की बहुत इच्छा है। अरे वाह, म्यूजिक को सजाना। मैं आपको काम दूंगा पहला। थैंक यू। बेसिकली मेरे गाना यार ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, शादी से पहले की बात है। अच्छा। अब बेटी भी हो गई मेरी तो गाना बना रखा है, अपनी वाइफ के लिए बनाया था। अरे वाह। पर वो अभी तक बना ही नहीं, क्योंकि उसके पीछे म्यूजिक नहीं बना। मैंने सब कुछ करके देख लिया 2-3 बंदों से, मतलब डायरेक्टर, पर वो फील नहीं पकड़ पाएगा। नहीं, आप मुझे 2 दिन के लिए कोई स्टूडियो किराए पे दिला दो, मुझे पता नहीं रायपुर में है कि नहीं, किराया भी मैं दूंगा, आप ढूंढ दो, कंपोज मैं कर दूंगा। आपको आता भी है कंपोज करना? नहीं, पर मैं सीख लूंगा ना, मेरे को हफ्ते भर पहले बताना। चलो हम साथ में बनाएंगे जरूर। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अभी हमारी ऑडियंस जो है वो फाइनेंस वाली तो है ही, पर मैं मान के चल रहा हूँ अभी जो हमको देख रहे हैं वो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? 2 चीजें जो आजकल मैं माइंडसेट वाइज बहुत देखता हूँ कि लोग स्टार्टअप इसलिए खोलना चाहते हैं कि खूब सारी फंडिंग मिल जाएगी, पहला, और दूसरा इसलिए बनना चाहते हैं कि हमको खुद का बॉस बनना है, हम किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, हम मर्जी के मालिक हैं। अगर आप ये 2 माइंडसेट से कर रहे हो तो मत करो। आप स्टार्टअप करने का सही रीजन है कि आप किसी चीज को लेके इतने पैशनेट हो कि आप फेल भी हो गए ना तो आपको फेल होने में भी मजा आएगा, तो वो करो जिसमें फेल होने में भी मजा आए। अगर पता हो, जैसे मैं जो आजकल जो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे पता है मेरा कुछ होना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जिंदगी भर 2 घंटे वो खेलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को उसके में फेल होने में भी मजा आता है। तो क्योंकि ना हम जो एक ये माइंडसेट होता है कि मैं खुद का बॉस बनूंगा, एक एंटरप्रेन्योर एक्चुअली किसी का बॉस नहीं है, वो सबका गुलाम है, वो कस्टमर का भी है, इन्वेस्टर का भी है, एम्प्लॉइज का भी है। एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, छोड़ के चला जाएगा, जवाब आपको देना है। और आप सोचते हो मैं जब चाहे काम करूंगा, फ्लेक्सिबल होगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है 24/7 काम करोगे। तो जो आप सोचते हो उसका बिल्कुल उल्टा होता है। ये 2 एक्सपेक्टेशंस हैं, तो स्टार्टअप नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत डीप बातें करी है उन्होंने। जो असली में काम कर रहे हैं उनको बात समझ में आएगी, जो YouTube पे देख के प्लानिंग कर रहे हैं उनको शायद समझ में ना आएगी। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, भाई का चैनल है, और अगर एफिलिएट लिंक आ चुका होगा तो वो भी डाल दूंगा। बाय, गुड नाइट, शब वगैरह, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। ये बिहाइंड द सीन में डालूंगा मैं। बोल्ड।